अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरवाम के साथ मैं हफ्ज़ अली। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिनांस बिल 2024 का ड्राफ्ट और एसआरओज़। उनके इश्यूज़ क्या हैं, जो नए एसआरओज़ आए हैं उन पे क्या खदशात हैं, लोगों की क्या परेशानियां हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और जो नए ड्राफ्ट में अमेंडमेंट की गई हैं, मेजर अमेंडमेंट्स वो क्या हैं, अफसरान के जो इख्तियारात में कमी पेशी की गई है वो क्या है, टैक्स पेयर के लिए कितने मुफीदमंद साबित होंगे वो अमेंडमेंट्स, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद नदीम भट्ट साहब, आप FCA हैं और चेयरमैन हैं लाहौर टैक्स बार एकेडमी के। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिम साहब, आप FCA हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं फ़रूक मजीद साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। भट्ट साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। जो इनकम टैक्स हमारा जो रू रवां थे, मुसन्नफ़ थे, जिन्होंने बनाया था मिस्टर ली ने 1979 की, जो उनकी काविशें थी मिस्टर ली की, उनका ख़त्म करके उसकी रूह को बहाल किया जा रहा है। और जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो क्या है? बेसिकली मैंने ना एक शॉर्ट का वर्जन था इसका, एक कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं बजाय ये कि लंबी चौड़ी बातें की जाए। जी जी। तो जो मेजर चीजें वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने पॉइंट्स उसके तकरीबन कोई 8-10 पॉइंट्स जो है ना वो बना दिए हैं। जी जी। सबसे जो पहली जो मेजर जो अमेंडमेंट्स है, इनमें जी पहले तो 75 सेक्शन जो है ना वो अमेंड किए गए हैं इस वजह से कि कोई रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। उसके मुताबिक अगर आप जो कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू है ना, जी जी, जो असेसमेंट की पावर थी जिनके पास, वो इन राइटिंग में पावर उन्होंने डेलीगेट करनी थी, जिसकी वजह से पूरा ऑर्डिनेंस जो है ना उस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए कि ऑटोमेटिकली DCIT के पास वो पावर चली जाए, कमिश्नर से हटाकर वो सहरा डिप्टी कमिश्नर को पहनाया जाए। पहले भी उसके पास ही था, फर्क सिर्फ ये था कि इन राइटिंग में उसने डेलीगेट करना था जो कि अवेलेबल नहीं था। ठीक है। तो उस बेनिफिट को जो टैक्स पेयर ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया, उसको नलीफाई करने के लिए उन्होंने 75 सेक्शन जो है वो अमेंड कर दिए। उसके साथ उन्होंने आपके जो शेड्यूल्स जो सेपरेट 4th शेड्यूल से लेके 11th शेड्यूल तक, उसके अंदर भी सेम अमेंडमेंट्स, जहां जहां वर्ड कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू यूज हुआ है वहां पे डिप्टी कमिश्नर जो वर्ड है उन्होंने इंसर्ट सब्स्टिट्यूट बेसिकली कर दिया। जी ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया DCIR डिप्टी कमिश्नर वर्ड यूज हुआ है, उसकी डेफिनेशन भी सेक्शन 2 में ऐड कर दी है उन्होंने। जी। एक बात हो गई। अच्छा, 8 शेड्यूल्स के अंदर वो सेक्शन भी 7 हो गए। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है उन्होंने इसका देखो, इसका जो नाम उन्होंने दिया है ना वो उन्होंने बड़ा सिंपल नाम रखा है कि सिंप्लीफिकेशन एंड हार्मोनाइजेशन है। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये प्रपोज्ड ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ये अभी तक फाइनल बिल या एक्ट की अभी कोई शक्ल नहीं है इसकी। जब तक ये फाइनेंस एक्ट नहीं बन जाता तब तक ये प्रपोज्ड ही रहेगा, अभी कुछ नहीं है। एक बात तो ये हो गई, ये फाइनेंस बिल 2024 का है। जी जी। ठीक। दूसरी बात यह है कि इसमें उन्होंने क्या किया है कि आपको याद होगा कि रेट्स जब भी हम किसी सेक्शन के चेक करना चाहते थे ना, 148 से लेकर 236 तक, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, प्रॉपर्टी इनकम है, ठीक है, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स है, रेजिडेंट्स को है, 236G और H चेक, 236C, 34, जितने भी डिफरेंट सेक्शन थे वो हमें फर्स्ट शेड्यूल में जाकर रेट चेक करने पड़ते थे। जी जी, ठीक। उन्होंने क्या किया कि उनको शिफ्ट कर दिया सेक्शंस के अंदर, ताकि जहां आप सेक्शन पढ़े वही रेट नीचे आ जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग जो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जब आप इस ड्राफ्ट को पढ़ेंगे इसके अंदर एक भी रेट लिखा नहीं हुआ, मसलन परसेंटेज और अमाउंट खाली छोड़ दिया। इससे नजर मुझे जो आ रहा है कि वो शायद इसमें भी कोई चेंज करेंगे, जो कम होगा या ज्यादा होगा या इंटैक्ट होगा, लेकिन अभी तक वो नीचे से कॉपी होके ऊपर अमाउंट या परसेंटेज या उसकी कैलकुलेशन का कोई तरीका जो वजह रेट नहीं बताया गया। जी जी। तो अब रेट्स में भी मुझे उम्मीद है, देखिए जब प्रपोजल जाएंगे उसके बाद फैसला उसके बाद कुछ उसमें होगा। अभी सिर्फ उन्होंने जगह फिलिंग द ब्लैंक्स जिसे आप कहते हैं छोड़ दिया। 3 हो गए। चौथा जी, इसके अंदर जो ये जो जितने इन्होंने शिफ्ट किए हैं वो 21 सेक्शंस हैं जो 148 से लेके 236 तक है। डिफरेंट 21 सेक्शन है। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें अभी मैंने नाम लिए, जो उसमें प्रॉफिट ऑन डेट भी है, डिविडेंड भी है, पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स भी है, रेजिडेंट भी है, रेंटल भी है, एक्सपोर्ट भी है, प्राइस बॉन्ड भी है, उसमें गाड़ियों वाला भी है, बिजली का बिल भी है, टेलीफोन भी है, ठीक है, रिटेलर और उनके थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू टैक्सेस है वो भी है। तो 21 सेक्शंस के अंदर उन्होंने, अच्छा, और रेलिवेंट जो उनका पार्ट फर्स्ट शेड्यूल में था उसको वहां से ओमिट करके ऊपर रेलिवेंट सेक्शंस के अंदर विदाउट रेट और विदाउट अमाउंट के शिफ्ट कर। ठीक है, चले, चौथा हो गया। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जी कि
जो पावर थी एडिशनल कमिश्नर इनर रेवेन्यू के पास कि वो एरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू की अगर कोई असेसमेंट होती थी या डिक्लेरेशन बंदे की होती थी उसको वो अमेंडमेंट इन असेसमेंट कर सकते थे। जी। उनके रेलिवेंट सेक्शन जो 5A और 5AA था वहां से ओमिट करके 122 एक इंडिपेंडेंट सेक्शन 122E बनाया गया है जिसमें उनको ये पावर जो है उन्होंने अलग से पूरा एक सेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो अभी लोग देखेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सामने आएगी। मैं फिर कह रहा हूं ये प्रपोज्ड ड्राफ्ट है, ऐसे ही है। 177 सेक्शन जो टोटल ऑडिट से रिलेटेड है, सबसेक्शन 1 से लेकर 7 को सब्स्टिट्यूट किया गया है। उसमें जो एक मेजर जो अमेंडमेंट अभी हमें नजर आ रही है वो ये है कि इन्होंने कमिश्नर इन रेवेन्यू को ये पावर वापस आ गई है उनके पास कि वो भी ऑडिट जो है किसी का भी कर सकते हैं और प्लस जी नहीं वो देंगे डायरेक्शन देंगे डिप्टी कमिश्नर को कि आप करो। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे करते हुए ना एक क्लॉज शायद कोई स्किप कर गए, 105A है सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 का। जी। वो ये कहता है कि अगर पिछले 4 सालों में कोई किसी भी साल का अगर ऑडिट हुआ है तो आप अगले 1 साल में आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन अगर कमिश्नर बोर्ड की अप्रूवल ले ले तो फिर वो कर सकता है। ठीक तो ये उसके साथ ना क्लैश कर रहा है थोड़ा सा पावर लेने के बावजूद भी। नेक्स्ट मैं चलता हूं इसके अंदर। अच्छा, एक ना इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट के अंदर जो है ना ये प्रपोज नहीं हुआ, एक इंडिपेंडेंट मीडिया पे ना एक न्यूज चल रही है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो कमिश्नर अपील्स है ना उनको फर्क कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाएगा, डिपार्टमेंट खत्म, पहली अपील ही सीधा ट्रिब्यूनल में जाएगी। जी जी। देखें, अगर आप 2 डिपार्टमेंट होते हुए इतना लोड नहीं उठा रहे तो एक कैसे उठाएंगे? फिर तो तादाद बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ जाएगी आपको। जी, तो ये कहा ये जा रहा है ट्रिब्यूनल की तादाद बढ़ाई जाएगी, ऑर्डिनेंस के थ्रू वो कर रहे हैं जी जी कि फौरन ही उसको इंप्लीमेंट किया जाए। अब ये किस हद तक ठीक है? 127 अरब रुपए या 27 अरब रुपए को निकालने के लिए ताकि फैसले जल्दी जल्दी किए जाए। अच्छा, 3 डेफिनेशन उन्होंने ऐड की, जैसे अभी मैंने कहा डिप्टी कमिश्नर की डेफिनेशन ऊपर सेक्शन 2 में आई है। जी जी। गुड्स उन्होंने इंपोर्ट किया, बेसिकली सेल टैक्स में गुड्स की डेफिनेशन थी वो डाली है, जैसे जो ऑब्वियसली फिजिकल प्रेजेंस जिसकी आप टच कर सकते हैं, उसमें करेंसी और जो नोट्स वगैरह चीजें जी जी वो शेयर इसमें शामिल नहीं है। और बैंकिंग की जो डेफिनेशन है, ये 3 डेफिनेशन ऐड हुई है। अच्छा, फिर एक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को पता होगा कि लॉ के अंदर ना एनपीओ या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए टैक्स क्रेडिट था। जी जी। जैसे शौकत खानम है या कोई ट्रस्ट है या वेलफेयर बॉडी है, वो टैक्स क्रेडिट लेते थे। उसमें सिंप्लीफाई उन्होंने ये किया है, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक ही सेक्शन के 4 सेक्शन बना दिए उन्होंने। पहले हिस्से में उन्होंने रखा है टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल 100C, साथ ही 100CA आ गया, इनकम्स एंटाइटल्ड फॉर टैक्स क्रेडिट, वो 100CA में होगा जो पहले पार्ट ही था इसका। फिर 100C भी उन्होंने ऐड किया, कंडीशंस फॉर टैक्स क्रेडिट कौन सी अवेल करना है जिसने, वो क्या होंगी। और एंड पे एक सरप्लस फंड्स होता है, अगर उसमें कुछ चला जाए तो उसको एक टैक्स जो है उसको देना पड़ जाता है। तो वो ये 4 उन्होंने सेक्शन बना के, इसके अलावा इसी पैटर्न पे उन्होंने 137 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जो बेसिकली रिलेट करता है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है। पेमेंट विद पेमेंट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। एक उन्होंने डाल दिया विद द रिटर्न वाला, जो आप एक्सेप्ट करेंगे उसको अलग कर दिया, और जो आफ्टर असेसमेंट होगा उसका एक नया सेक्शन 137 से उन्होंने डाल दिया है। एक तो ये हो गया, और आखिरी मेरे पास पॉइंट है जी, सेक्शन 85 है, वो एसोसिएट से रिलेटेड है। अगर कोई बंदा एसोसिएट हो तो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर या राइट्स हो तो वो एसोसिएट बन जाता है। उस परसेंटेज को उन्होंने कम करके 26% कर दिया है। बट साहब, आपने अमेंडमेंट्स का हमें बताया, लेकिन इनके असरात अगर वाकई ये फाइनल हो जाती हैं तो क्या होंगे, क्या टैक्स पेयर को फायदा होगा? लेकिन बाद में आपकी तरफ आते हैं। मैं पहले आसम साहब की तरफ जाऊंगा। आसम साहब, SRO 420 एक शोशा था ताजर दोस्त स्कीम का, वो बड़ी अभी तक उसके ऐड चल रहे हैं टेलीविजन पर। दूसरे पर हुकूमत चाहती है टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, 30 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए। आप उससे कहाँ तक इत्तेफाक करते हैं? सर, 21 मार्च को 2024 को इन्होंने 420 नंबर ही आपको लग रहा है एक बहुत ही यूनिक सा इन्होंने चूज किया है ताजर दोस्त स्कीम के लिए। उसके तहत इन्होंने को ड्राफ्ट शेयर किया कि ये बेसिकली किन लोगों पे है, किन शहरों के लोगों पे है, जिसमें 6 सिटीज आते हैं, और इसका नाम क्या दिया, मिनिमम एडवांस टैक्स के नाम पे इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और ये कहा गया कि आप इसको पढ़ें, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, कौन लोग हैं, जैसे कराची, लाहौर,
इस्लामाबाद, पिंडी, कोयटा, पेशावर, इन शहरों में इन्होंने कहा कि इनिशियली हम इसको करते हैं एप्लीकेबल। इम्प्लीमेंट करने के बाद पता चलता है कि कौन है जो टैक्स नेट में आना चाहता है। फिर 457 आया 31 मार्च 2024 को, जिसको इन्होंने ये कह दिया कि नाउ अब ये एप्लीकेबल हो गया है, अब ये इम्प्लीमेंट हो गया है और आपने इस टैक्स के तहत, वो चाहे कोई भी शॉपकीपर है, वो चाहे कोई भी रिटेलर है, वो चाहे कोई भी होलसेलर है, वो डीपू है, वो जो भी है, उसने 100 रुपया मंथली जो है वो अपना सबमिट करवाना है, जिसका 1200 रुपया एनुअल बनता है। बेसिकली तो ये एक स्कीम है उन लोगों के लिए जो अभी तक इस नेट में नहीं आ रहे। उन लोगों के लिए ऑब्वियसली अब चूंकि एक SRO आया है तो उसका इनके पास कोई ना कोई बेनिफिट स्टेज भी आएगी कि हम अगर लोग नेट में आ रहे हैं तो इनिशियली हम इनको क्या बेनिफिट प्रपोज करेंगे। लेकिन SRO में कहीं ये बात मेंशन नहीं है कि क्या बेनिफिट होंगे, तो इसमें रजिस्टर होगा तो क्या फायदे जी क्या फायदे हैं, ये कहीं पे भी किसी भी SRO की लाइन से ये पढ़ने के बाद एक आदमी को ये बात समझ नहीं आएगी कि मैं अगर 100 रुपया मंथली, मेरा ख्याल है ये एक टेस्टर है, ये बेसिकली जो एक रिटेलर को या एक इंडिविजुअल को लगाया जा रहा है कि हम इस टेस्टर से ये चेक करें कि आफ्टरवर्ड्स हम किन किन लोगों से उनके रिटर्न्स भी लेंगे। अच्छा, इसके आने के बाद बेसिकली ना आपकी कोई एडवांस टैक्स, ना आपकी मिनिमम टैक्स, ना आपकी विद होल्डिंग में, ना आपकी चीजों में कोई फर्क आना है। ये बेसिकली एक एडिशनल है मिनिमम टैक्स के नाम से, एडवांस के नाम से, कि आप ताजर दोस्त स्कीम में जो रजिस्टर होगा उसका ऑडिट नहीं होगा, उससे कोई पूछा नहीं जाएगा, कोई ऐसी चीजें उसमें वाजिया की गई हैं जिसमें बिल्कुल नहीं लिखी हुई कहीं पर भी। ये कहीं पर भी ड्राफ्ट के अंदर, और वो छोटा दुकानदार है वो 100 रुपया मंथली देता है, 1200 साल का देता है, वो वाकई 100 रुपये का काबिल है या उसकी करोड़ों में सेल है तो वो भी 100 रुपये देगा? सर देखें, जो बंदा रजिस्टर्ड हो जाएगा, एक इसमें पैरामीटर्स बताए गए हैं रजिस्ट्रेशन के। अब ये बड़ा क्लियर है ऑलरेडी इस SRO से पहले कि जो बंदा भी एंटीएन होल्डर है, he has to submit his return। सिर्फ जो रजिस्टर्ड है वही इसमें करवाएगा कि जो नॉन रजिस्टर्ड है वो सिर्फ इसमें आएगा? सर रजिस्टर्ड है क्या, बेसिकली स्कीम को हम एक थोड़ा सा आसान लफ्जों में समझ लेते हैं। जब आपने इसको ऑप्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन तो मस्ट हो जानी है, तो जब रजिस्ट्रेशन हो जानी है तो ऑटोमेटिकली आप पार्ट ऑफ सिस्टम हो जाएंगे। वंस यू विल बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम तो रिटर्न भी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन में एंटीएन होल्डर होना शर्त है या नहीं है? जी होना सर, शर्त है जी, शर्त है, एंटीएन होल्डर होना शर्त है। वो एंटीएन होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन में क्या पैरामीटर्स होंगे, नाम आएगा, उसका नंबर आएगा, उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जिससे वो सारी चीजें ट्रेस हो सकेंगी। और 181 फॉर्म के अंदर आपको पता है बैंक तक भी आपको डेजिग्नेट करना पड़ता है कि ये मेरा बैंक भी है जिससे मैं काम कर रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ अपने बिजनेसेस को। तो इसलिए ये ताजर स्कीम जो है ये बेसिकली एक नाम से भी लग रही 420 से शुरू हुई है, 457 पे एंड हुआ है। 420 में जिसने टारगेट 30 लाख लोगों को रखा है, लोग रजिस्टर क्यों होंगे, क्यों टैक्स देने जब उनको कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा? उनको पकड़ने का फिर तरीकेकार भी कोई वाजिया किया है इसमें? सर इस स्कीम से सिर्फ उन्हें एक 100 रुपए वाला हरी बत्ती दिखाई गई है कि आप सिर्फ 100 रुपया दें आके और टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हो जाएं। 1200 रुपया एनुअल है, इसमें सिर्फ वो 1200 रुपए का एक रिबेट दिया गया है कि अगर आप पहले जमा करा देंगे तो 25% आपको रिलीफ मिल जाएगा। 1200 पहले महीने मंथली जमा, जब पहले में करा दें 1200, दूसरे में करवा दें 100 देने के बाद 1100, तीसरे में करवा दें 200 देने के बाद तो 1000, उस 1000 पे 25% रिलीफ मिल जाएगा। बट समहाउ किसी भी जगह पे आप, मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में ये बात रिक्वेस्ट की थी कि जब तक आप टैक्स पेयर के लिए सोचेंगे नहीं उसकी जगह पे आके, वो आपके लिए नहीं सोचेगा इस कंट्री के लिए। नहीं, वो आसम सब सोचता तो है जिसका पेट भरा हुआ है, उसने खाना खाया हुआ है, तो वो सोचेगा यार मेरा दोस्त है ये भी खा ले, या ये गरीब बंदा ये भी खा ले। जो खुद ही भूखा है वो दूसरे के लिए क्यों सोचेगा? हम तो पहले मकरूज हैं, पहले हम कर्जे दे रहे हैं, सूद दे रहे हैं, तो अब पहले खर्चात पूरे नहीं हो रहे, तो हम क्यों सोचेंगे यार वो गरीब उसको खाना क्या है, उसको देना क्या है? सर गवर्नमेंट तो कोई बिजनेस नहीं करती ना, बिजनेस तो आवाम कर रही है। पब्लिक ने इस मुल्क के लिए जितना आज तक किया है वो पब्लिक नहीं किया है।
आप टैक्स पेयर्स की लिस्ट निकाल लें, कोई भी आपको गवर्नमेंट का एम्प्लॉय गवर्नमेंट नहीं निकलेगी, आपको जितने लोग भी निकलेंगे। ये तो है, आप पूरे बजट में 7,150 अरब रुपया पिछले साल इकट्ठा किया था इन्होंने, उसमें से अगर आप पूरा उसको कैलकुलेशन करें सरकारी इदारों से कितना टैक्स इकट्ठा हुआ है और प्राइवेट से कितना, मैं 50% तकरीबन हो जाता है सरकारी इदारों से और सरकार प्राइवेट से 50%। इसका मतलब है जो टैक्स है जो देने वाले हैं वो लोग ना होने के बराबर हैं। ये तो सरकारी इदारों से इतने बड़े बड़े आपके इदारे हैं सरकारी जो टैक्स विद होल्डिंग करके दूसरे तरीके करके हुकूमत को जमा करवा रहे हैं, जहाँ से टैक्स आना चाहिए वो तो आ ही नहीं रहा। लेकिन मैं ये डिबेट लंबी हो जाएगी। हम आसम साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। फरूक मजीद साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले जाने से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। SRO 350 में बैलेंस शीट की एक शर्त रखी गई है। बैलेंस शीट बेसिकली है क्या और इसका सेल टैक्स से क्या ताल्लुक है? नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी फरूक मजीद साहब। जी देखिए, बैलेंस शीट आम सादा अल्फाज में बेसिकली ये एक बिजनेस की जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे जो एसेट्स हैं वो इतने हैं और हमारी लायबिलिटीज जो इतनी है। अब ये बैलेंस शीट जो 350 SRO आया है उसमें ये एक कंडीशन लगा दी गई है कि ये जो एक्सिस्टिंग टैक्स पेयर हैं वो भी दें और जो न्यू रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो भी इसको साथ लगाएंगे। अब इसके पीछे मोटिव क्या है इनका? तो मोटिव बेसिकली ये है कि इन्होंने बेसिकली कैपिटल देखना है कि क्या एक शख्स, एक बिजनेसमैन, उसकी इतनी वर्थ है कि वो इतनी सेल कर पा रहा है, क्या वो इतना उसका जो क्रेडिट पीछे से चला आ रहा है इतना ज्यादा कैसे हो गया, उसके रिफंड्स इतने कैसे क्रिएट हो गए, वगैरह वगैरह, पेबल रिसीवर, ये सारा उन्होंने देख के ही अंदाजा लगाना है कि इसमें, हाँ जी, वो उन्होंने इस वजह से इसको किया है। बेसिकली जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का पीछे जो बहुत ज्यादा FIRs हुई हैं, आपने अक्सर अखबारों में सुना होगा या FBR में भी हमारी ये जो होता रहा है उसको जब इंक्वायरी चल रही है, लेकिन वो तो उसमें गुनाह टैक्स पेयर का तो नहीं है, आपके सिस्टम का है। जो आपका सिस्टम बनाया था आपके पहले उसको एक्सेप्ट करते हैं, इनवॉइस को बाद में कहते हैं फ्रॉड है। तो आपकी बात बचा है। बेसिकली होना तो ये चाहिए ना, ये तो नहीं होना चाहिए कि जी शहर में क्राइम ज्यादा है आप घर से पुलिस से पूछ के निकले, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब ये कहने का कि अब ये हम उनसे पूछ के रिटर्न फाइल करें, इसका मतलब ये हुआ ना, बैलेंस शीट के ऊपर वो चेक लगा दिया गया कि पहले हम कमीशन साहब के पास जाएं, जनाब हमें रिटर्न फाइल करने दें, आपकी मेहरबानी है, तो फिर हम रिटर्न फाइल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट कोई मांगे, ठीक है, बैलेंस शीट मांगे, प्रॉफिट लॉस मांग लें, कुछ नहीं मांग लें, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन नहीं लगानी चाहिए कि जी ये आप हमारे पास आए, पहले हमारे रिक्वेस्ट करें हमसे, हम आपको पहले देखेंगे सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है फिर जो कमिश्नर्स हैं उनको डायरेक्ट काउंटर लगा लेने चाहिए कि आज 10 को मैंने वो करना है जी, वो अलाउ करना है, 5 को आपने करना है, 20 को आपने करना है, ये यही काम करेंगे, बाकी काम छोड़ देंगे। सेल टैक्स का ताल्लुक है बैलेंस शीट से। अब ताल्लुक की बात करें, देखिए बेसिकली हमारा जो टैक्स है ये सिस्टम बेसिकली अकाउंट बेस है। अकाउंट बेस ही होता है, यानी कि अकाउंटिंग में ये बेहतर जानते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब कि अकाउंटिंग में वो पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, फिर हम उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में देते हैं, ठीक है जी। अब जब और उसके बेस पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है। इनकम टैक्स में तो ये मैंडेटरी है, लेकिन सेल टैक्स में मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। अगर उसने, जाहिर बात है कि जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है वो इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड होगा। सेल टैक्स देता फरूक साहब, सेल टैक्स देता कौन है? सेल टैक्स वसूल किससे किया जाता है? देखिए सेल टैक्स तो बेसिकली एंड कंज्यूमर ही अगर देखे जाए ना तो वो पे कर रहा है, लेकिन ये जो इसका इनपुट और आउटपुट टैक्स की जो एडजस्टमेंट है ना, बेसिकली इसको उन्होंने रोकने के लिए किया ना। पे करना वो एक अलग इशू है, लेकिन क्या है कि ये जो इनपुट वो फेक लेते हैं उसको रोकने के लिए इस किस्म की जो कितने बंदे होंगे पाकिस्तान में, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे वो ना, वो बात अब उनको रोकने, अब उनकी वजह से सब लोगों को 3,80,000 लोग रजिस्टर है सेल टैक्स में पूरे पाकिस्तान में। उनमें से 3,80,000 में से भी तकरीबन आधे लोग अपने रिटर्न जमा करवाते हैं। उनमें से भी 40,000 लोग वो हैं जो टैक्स सिर्फ सेल टैक्स का प्रॉपर जमा करवा रहे हैं। बाकी पूरे 40,000 बंदे को आप या लाख बंदे को लगा लें, उनको बचाने के लिए, उनसे फ्रॉड रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान को आप दांव पे लगा देंगे। सर बिल्कुल गलत है ये। देखिए आपके पास आई एंड आई है, इंटेलिजेंस है यार, आप खुद भी बैठे हुए, इतना स्टाफ है, मॉनिटरिंग करें, तो मॉनिटरिंग सेल बना लें भाई, जो फ्रॉड करता है उसको फौरन रोकें।
आप 6-6 साल बाद जब पकड़ेंगे जो बंदा ही बहुत हो गया होगा या बंदा मुल्क से बाहर चला गया होगा तो फिर रेवेन्यू लॉस ही होना है ना। फरूक मजीद साहब, आप एडवोकेट हाईकोर्ट भी हैं, टैक्स बार से भी आपको ताल्लुक, 15-20 साल आपको इसमें फील्ड में हो भी गए हैं, आपको तजुर्बा भी हो गया होगा। क्या टैक्स पेयर अपने टैक्स कंसल्टेंट प्रैक्टिशनर को कभी सच बताता है मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये अब डाल दें? जब कोई पकड़ी जाती है, कोई नोटिस आता है तो फिर अपने वकील को बताता है ये मुझे याद नहीं थी, ऐसे ही है। तो क्या टैक्स पेयर बताएगा मैंने कितने का करोड़ों का माल मैंने उधार दिया है, करोड़ों को मैंने उससे लेना है, या मैंने उससे बैंक से लोन लिया है, उसका मैंने कर्जा देनी, सारी चीजें क्या उस बैलेंस शीट में बता पाएगा? सर देखिए, सच बोलने की बात करते हैं, सच में तो हम अपनी बीवियों के साथ नहीं बोलते कि हमने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किए। लेकिन रिटर्न तो ये है ना, रिटर्न तो आप देखो जो भी आपने कह दिया वो तो बन गया। अब मेरी अगली बात सुने ना, जब कुछ चीज जुबानी कलाम मिलादा चीज है, ये तो रिटर्न है। जब कोई चीज डॉक्यूमेंटेड हो जाती है ना तो फिर झूठ नहीं बोला जा सकता। FBR जो है ना वो डॉक्यूमेंट इसलिए कर रहा है कि आप लोग झूठ ना बोल सके। आपकी बैंक स्टेटमेंट बताएगी, आपकी बैलेंस शीट बताएगी, आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बताएगा। जब ये सब चीजें साथ अटैच होंगी जाएंगी तो फिर वो झूठ बोलना मुश्किल हो जाएगा। एक शर्त भी ये है वो लेन देन भी सारा बैंकों के जरिए, बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए हो। तो हमारे तो कल्चर ही नहीं है पाकिस्तान में। लेन देन भी उधार पे भी चलता है, जुबान पे भी चलता है, वैसे भी चलता है, सालाना पे भी चलता है। तो फिर ये किस तरह बैलेंस करेगा? और दूसरा जो अपना इनपुट रिटर्न जमा करवाएगा, जिसको माल दिया लिया है वो नहीं करवाता, तो जो जमा करवाने वाला, इनपुट क्लेम करने वाला, वो कहाँ जाएगा? देखें, बात यह है कि जो बैंक ट्रांजेक्शन है वो सेक्शन 73 अगर आप देखें तो उसमें कि आपकी 50,000 प्लस सेल है तो आपने उसको बैंक के थ्रू करना, नहीं तो फिर वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो इस तरह FBR ने भी वो उसके ऊपर चेक लगाए हुए हैं कि आप सारी चीजें कैश नहीं कर सकते। तो कैश अगर होगा वो थोड़ा सा होगा, वो इतना देखें इतनी चीज निकल ही जाती है। अच्छा फरूक साहब ना, मैं एक आम सा बंदा हूँ, मैं टैक्स का वकील तो नहीं हूँ लेकिन आम सा बंदा हूँ। मैंने उसको थोड़ा समझा है ना, मेरी समझ में जो बात आई वो ये आई है, FBR ने टैक्स पेयर को छितर मारने के लिए या करप्शन का बाजार गर्म करने के लिए, पैसे बटोरने के लिए बैलेंस शीट मांगी है, जिस पर टैक्स बार को एहतजाज करना चाहिए था, चैम्बर को एहतजाज करना चाहिए था। लेकिन हम टैक्स बार और दूसरे वो कह रहे हैं डेट बढ़ाने की तोसी कर दें, आगे जमा करवा दें। कानून अगर हम देखते हैं, कानून के वैसे ही मुतसादम है ये चीज़ें, तो फिर हम खामोश क्यों हैं, तोसी क्यों मांग रहे हैं? सर देखें, वी आर द प्रोफेशनल्स, हम प्रोफेशनल लोग हैं। हम लोगों ने जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ काम करना है। अगर लॉ बन जाता है तो हमने डॉक्यूमेंट देने हैं। अगर ये चीज अगेंस्ट समझते हैं कि उस डिपार्टमेंट को भी पता है कोई डॉक्यूमेंट जो हम बैलेंस शीट में मांग रहे हैं कोई इसको प्रोवाइड पूरा नहीं कर सकता। एक बैलेंस शीट बनाने के लिए एक चार्टर अकाउंटेंट को कितना अरसा चाहिए? आसम साहब, आप चार्टर अकाउंटेंट कितना अरसा दरकार होता है? सर अगर तो रिकॉर्ड सारा अवेलेबल आ जाए, और जो कि मंथली पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो अपने मंथली अकाउंट्स बना रही होती है, अगर वो 30 को या यकम को क्लोजिंग करती है तो 10 डेज का टाइम उसको दरकार होता है कि उसमें उसने कोई एडजस्टिंग एंट्रीज डालनी है, कोई रिसीवेबल्स का पता चलता है, कोई पेमेंट्स क्लियर हुई हैं, कोई चेक बाउंस हो गए हैं, कोई रिकॉन्सिलेशंस के इश्यूज हैं, तो वो सर वो 10 डेज का टाइम लग ही जाता है। दैट्स वाई उन्होंने भी 10 दिन। अगर तमाम चीजें अवेलेबल हो जाएं, अगर वो चीजें, अगर सारी एंट्रीज ट्रायल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएं, आपके बाद ट्रायल 100% कंप्लीट हो जाए, आप क्योंकि अब तो सिस्टम का दौर है। विद होल्डिंग स्टेटमेंट हम जमा करवाते हैं 6 माह बाद या साल बाद, उसके लिए कितना टाइम दरकार होता है? 3 माह का टाइम है ना अब तो। उसमें भी वो चीजें पूरी नहीं होती। बैलेंस शीट का आप जो शर्त रख रहे हैं उनको भी पता है FBR को ये मुमकिन नहीं है, टैक्स कलेक्टर को भी पता है, टैक्स प्रैक्टिशनर को भी पता है, चैम्बर को भी पता है, ये हम चीजें पूरे नहीं कर सकते। कैपिटल को इंश्योर करने के लिए ये बैलेंस शीट की एक शेक को जो है वो बहुत हाइप क्रिएट कर दिया है। देखना वो ये चाह रहे हैं कि आपका बिजनेस जो इतना मिलियन या बिलियंस में पहुंच गया, आपके पीछे कैपिटल की अप्रोच क्या है। आपकी बात को सेकंड इस तरह करूंगा कि पाकिस्तान में बिजनेस जो है वो क्रेडिट टर्म्स पे होता है, ये एक्रूवल अकाउंटिंग चलती है यहाँ पे। POS हमने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगा दिया तो इसकी जरूरत थी। ऑब्वियस मैं यही बात करने लगा था, जब आपने इंटीग्रेशन कर दिया सिस्टम को, आपके पास जा रही है 1 रुपया कट होने के बाद इनवाइस, सो व्हाई यू आर टेकिंग ऑल काइंड ऑफ रिस्क? आप क्यों ये चीजों में टैक्स पेयर को उलझा रहे हैं? वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान, देखें जितना निजाम हेल्पफुल होगा ना, लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपके पास आना चाहेंगे। जब आप उनके लिए प्रॉब्लम्स करेंगे, विच इज
क्रिएट करेंगे, आप उनको एंजाइटी देंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, लिटरेसी रेट हमारा इतना नहीं है। एक ताजर कारोबार करने वाला 100 दुकानों में एक बंदा होगा जो मैट्रिक जिसने की होगी, जितनी भी तालीम नहीं होती वो नहीं होती, वो चीज़ सारी किस तरह प्रोवाइड करेगा? वो तो समझ से इनके हज़ारों बंदों के बैंक वो भी अकाउंट भी नहीं होंगे जो अपना कारोबार चला रहे हैं, ऐसे बंदे होंगे जिन्हें वो पता भी नहीं है। 25 सिस्टम पे चलता है काम सिस्टम। तो ये सारे कानून के तकाजे पूरे करने के लिए एक बंदे को इतनी अवेयरनेस नहीं है, या तो फिर ऐसा कोई तरीकेकार अपनाया जाता है, स्टेक होल्डर के साथ बैठ के ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाती। पॉलिसी जो बनाई गई है ये रातों रात ही बनी है, क्योंकि इसमें जैसे कोई भी अभी जैसे व्हाट्सएप ने बयान किया है कि जी ये एक्ट आ रहा है, इसमें ये ऑर्डिनेंस बनेगा, ये ड्राफ्ट आया अमेंडमेंट्स का, तो पहले को ड्राफ्ट शेयर करते कि यार ये हमको हमारी कुछ सजेशंस हैं। जैसे 420 भेजा उन्होंने कहा जी कि ये सजेशंस हैं हमारी। इसके बाद 457 आया 8 दिन के बाद। अगर आपके पास कोई इसको मॉडिफाई करने के लिए आपके पास कोई टैक्स पेयर के पास या AR के पास कोई सजेशंस हैं, शेयर विद अस, ओपन फोरम है। लेकिन बैलेंस शीट के लिए आई एम सॉरी फॉर मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा ख्याल है कोई इतना फ्रूटफुल फॉर्म नहीं। अच्छा फरूक मजीद साहब, मैं ये दूसरा, आज 22 तारीख आखिरी डेट है, उन्होंने टाइम भी दे दिया है टैक्स बार के कहने पे, लेकिन अभी तक तो वो बैलेंस शीट फाइल ही नहीं हो रही। वो भी लोगों के लिए मसाइल है, अभी तक वो जो फिल कर रहे हैं बेचारे वो भी बैठे हैं, और कुछ ना हज़ारों लोगों ने बनाई भी नहीं होगी। वो इसलिए कि जो SRO आया है उसके अंदर ये साफ मेंशन है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल हो गई, वेरिफिकेशन हो गई है। जो सेल्स अगर 5 टाइम्स हैं वो भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल हो गई है, और बैलेंस शीट ये भी मस्ट हो गई है। तो जब तक इसके अगेंस्ट कोई कानून या कोई इसको विड्रॉल नहीं आती, या इसके अगेंस्ट कोई आता नहीं, कोई रिटर्न कोई तो नोटिफिकेशन, तब तक जो है वो ये इंटैक्ट रहेगा। कमिश्नर कैसे कर सकता है? वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि कोई बोर्ड। आप समझते हैं ये SRO सिविल टैक्स में बेहतरीन साबित होगा? 350 SRO या बैलेंस शीट, ये चीज़ें टैक्स पेयर के लिए मुफीदमंद साबित होंगी, टैक्स कलेक्टर के लिए मुफीदमंद साबित होंगी? बिल्कुल भी नहीं। देखें, बात यह है कि मैंने लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें बात की थी कि जब तक ट्रस्ट लेवल नहीं बढ़ेगा ना, आप देखें ताजर दोस्त की मैं बात करूंगा, ताजर दोस्त किसको कहते हैं? जिसके ऊपर ट्रस्ट हो। तो भाई जब आप ट्रस्ट ही कायम नहीं कर सकते, आपके साथ दोस्ती कौन करेगा? आप कैसे कह सकते हैं कि जी आप पहले ट्रस्ट कायम करें? हम तो पहले बात कर रहे थे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की जो रूल है वो ये कहती है चैम्बर्स टैक्स देने वाला और हुकूमत दोनों पार्टनर है। जब दोनों पार्टनर एक को छितर पड़ रहे हैं, एक आंसर है, तो फिर तो वो एतमाद तो ना बड़ा। फिर बात आगे ना बगावत ही होगी ना। फिर देखिए बगावत क्यों आती है? जब इंसाफ नहीं होता। तो ये इंसाफ नहीं है कि आप जो है वो मुश्किल से मुश्किल करते जाए बिजनेसमैन को। देखिए एक बंदा कोई फैक्ट्री या कोई बिजनेस शुरू करता है, 900 महकमे उसको आ जाते हैं। मैं मुहारतन कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि उसको कई महकमे आगे आते हैं, ये दो, ये कराओ। हमारे 1 काउंटर है ही नहीं, 1 विंडो है ही नहीं कहीं भी। तो होना ये चाहिए कि 1 विंडो ही कर देना चाहिए कि आपका सब कुछ इधर इसी जगह पे है। आप जो है वो इसी ये जो टैक्स सिस्टम है इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे दुनिया जा रही है उसको इजी करना चाहिए ना कि डिफिकल्ट। सर इसमें एक और चीज ये है कि आप बैलेंस शीट दे भी दें जी, तब भी आपकी रिटर्न आउट ऑफ ऑप्शन पड़ी रहेगी एज ऑफ 30 दिन के लिए, जब तक आपका इनपुट वेरीफाई नहीं हो जाता है जिससे आप ले रहे हैं वो रिटर्न फाइल ना कर दे। और अगर आपका वो नहीं करता समहाउ तो वो आपको एज अ पेएबल जमा कराना पड़ेगा। और फिर उसकी एक और अप्रूवल है कमिश्नर के पास है जी, उसकी एक और अप्रूवल है कमिश्नर के पास है। सर मुझे नहीं पता था कि ये कोई फ्रॉडिया है, तो मैं अब इसलिए इसका इनपुट वापस कर रहा हूँ, मैं इस पेएबल ये मेरा चालान है मैं जमा करा देता हूँ, आप मुझे अलाउ करें मैं रिटर्न फाइल कर दूँ। सर वो 1 दिन 4 दिन जब वो इनएक्टिव हो जाएगा, देखें 1 महीने के रिटर्न ना फाइल करने पर सस्पेंशन है। अब वो सस्पेंशन के फिर दोबारा उस पैरामीटर्स को फॉलो अप करेगा, वो कमिश्नर के पास जाएगा कि सर मेरी रिटर्न मैंने फाइल करनी है, मेरा भी हालांकि मेरी गलती भी नहीं थी, मैं तो इस बिजनेस के साथ बंदे के साथ बिजनेस कर रहा था, अब 12 मैंने पे कर दिया है, आप मेरी सस्पेंशन दूर करें। अब वो फिर दोबारा से वो सारे सिस्टम को फॉलो अप करेगा, फिर वो 30 दिन के बाद राइट्स के वैसे खिलाफ है। आप जो कहना चाहते हैं वो वैसे खिलाफ है। दूसरा ये है, अगर एक बंदा वो उसमें रखा है FBI का अफसर, उसको बैलेंस शीट को खोल के ऑडिट कर लेता उसका, तो फिर टैक्स पेयर जवाब देते फिर सारा साल
वो डिपार्टमेंट के चक्कर लगाता रहेगा। सर मुझे नहीं समझ आ रही, वो मंथली कंप्लायंस किया करेगा हर बैलेंस शीट की या एनुअल किया करेगा? अच्छा असम साहब 469 एक SRO भी आया जिसमें वो कह रहे एक्सीलेंस अवार्ड टैक्स पेयर को, जो अच्छे टैक्स पेयर हैं उनको दिए जाएंगे, वो भी है, वो भी आया। ये 3 अप्रैल 2024 को एक नया SRO आया 469 के नाम से। वो ये कह रहा है कि जो आपके प्राइम टैक्स पेयर्स हैं, जो आपकी क्रीम टैक्स पेयर्स हैं, उसने सेक्टर्स डिफाइन कर दिए हैं। जैसे आपको याद होगा 2021 में 11-25 एक SRO आया था, उसमें उन्होंने डिफाइन किया था लेदर, सर्जिकल गुड्स, जीरो सेक्टर, जी जीरो रेटेड सेक्टर, कुछ वो वाले लोग, कुछ और उसकी सब क्लासिफिकेशन में लोगों को ऐड ऑन करके सर्जिकल गुड्स, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, स्टील और बहुत सारे लोगों को ऐड ऑन करके उनमें से एक एक दो दो लोग उठाए जाएंगे। और वो भी वो जो ज्यादा टैक्स देते हैं, वो जो पाकिस्तान के वो तमाम टॉप 10 टीयर्स के अंदर आएंगे, उनको फेवरेबल कुछ कार्ड्स दिए जाएंगे, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो एयरपोर्ट पे जाएं, उनको ज़रा सेपरेट थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिल जाए। वो अगर कहीं कोई रेस्टोरेंट अच्छे को 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई जाते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनको उन कार्ड्स की बेस पे जो है पाकिस्तान में प्रिविलेज मिले, ताकि वो पाकिस्तान के लिए वाकई उनको देखते हुए दूसरे भी ज्यादा टैक्स अदा करें, यार हमें भी वो कार्ड मिलना चाहिए। सर ज्यादा का लफ्ज का मतलब है कि क्या कोई अवियन हो रही है? ज्यादा नहीं, जो बिजनेस पे टैक्स बनेगा वही किसी ने पे करना है। लेकिन आप ज्यादा कह के ये ना कहें कि हाँ कोई अवियन हो रही है, मैं अवियन कर रहा हूँ, ये दे रहे हैं, ये अवियन कर रहे हैं, मैं दे रहा हूँ ज्यादा। नहीं, जो एक्चुअल टैक्स है, अच्छा उसके भी पैरामीटर्स हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी उसमें वो मुलव्वस ना हो, कोई लायबिलिटी उस पर कोई पेंडिंग ना हो, कोई केस उस पर पेंडिंग, ये सारी उस SRO में ऑलरेडी चीजें प्रोसीजर मेंशन्ड है। अगर वो नहीं होंगी तो ही उसको कार्ड मिलेगा। सही कह रहे हैं। अच्छा नदीम भाई साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। 66A 68 जो अमेंडमेंट आप प्रपोज जिनकी बता रहे थे 122(5)A इनको खत्म करके 122(5)E लाया गया है, इसमें टैक्स पेयर के लिए कितना मुफीदमंद साबित है, टैक्स पेयर के लिए क्या फ़ायदे होंगे, और अफसरान के जो इख्तियारात में रद्दबदल की गई है उससे जो टैक्स पेयर का सफ़र है वो कितना कम होगा। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नदीम भाई साहब। अच्छा सर, आपने जो क्वेश्चन किया है 122 का, पहली बात तो ये है कि लॉ के अंदर 2 तरह के टैक्सेस की जिम्मेदारी है टैक्स पेयर के ऊपर। जी जी। एक तो वो टैक्स जो उसने अपना जमा करवाना है। जी जी। अब उसके अंदर रिटर्न उसने फाइल कर दी, ठीक है, जितना भी टैक्स बनता था उसके मुताबिक जमा हो गया। जी। अब डिपार्टमेंट के पास आगे पावर है कि वो 177 में टोटल ऑडिट कर सकता है। जी जी। 122 में अमेंडमेंट कर सकते हैं। जी जी। और अमेंडमेंट में जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें है एज मेनी टाइम्स एज दी, ओबियसली पहले कमिश्नर था, अब डिप्टी कमिश्नर आ जाएगा। जी जी। डीम फिट, ठीक है। तो अगर एक बंदा कंप्लायंस 100% कर रहा है अपनी चीजें, जैसे अभी हो रहा है, आप देखें तो 2018 को 122 अभी लगा हुआ है, लोग अभी उसमें से गुजर रहे हैं। अगर आप अपनी डिक्लेरेशन देखें, मैं सब लोगों को यही कहता हूं, आप अपनी डिक्लेरेशन ठीक कर दें, रिटर्न्स की वैल्यूज वेल्थ स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कर दें, आपको काफी हद तक 122 के अंदर से छूट मिल जाएगी आदि से। लेकिन उसमें वो एडिशनल कमिश्नर के पास इसमें एक तहरात होता है, 4 सूरतों में वो नोटिस कर सकता था टैक्स पेयर को। नहीं वो ठीक है, लेकिन अब वो तो खत्म हो जाएंगे 4 सूरतों में, तो वो नोटिस नहीं कर सकेगा। उन्होंने बेसिकली वहां से गिफ्ट किसी ने लिया उस पर भी उसने नोटिस कर दिया, दूसरी 4 चीजों वो उन्होंने ये कहा है कि डिप्टी कमिश्नर जब 111 के अंदर अब एडिशन करेगा ना, तो वो एडिशनल कमिश्नर की अप्रूवल पहले लेगा जी, अदरवाइज दूसरी एडिशन वो कर सकता है सेक्शन 21 की या अदरवाइज जी। तो अब बात यह है कि घूम फिर के वापस आप उधर ही आ रहे हैं। फर्क सिर्फ ये हो रहा है कि इसके अंदर एज सच मुझे डायरेक्टली कोई रिलीफ तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे एज सच पिछले जो बजट्स होते हैं, या हम सजेशन में से ये भी दे रहे हैं लाहौर टैक्स बार की तरफ से कि सैलरी की लिमिट को और जो विद होल्डिंग की लिमिट्स हैं उनको इनहेंस किया जाए। देखें ना, सैलरी आप कह रहे हैं जी 6 लाख रुपए तक एनुअल हो तो 0% टैक्स है। आप 50,000 में तो 2 बच्चे नहीं पाल सकते, सही कह रहे हैं। तो वो लिमिट को भी इनहेंस होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी सोचता हूं कि एफबीआर ये कहेगा ये जो लॉस ऑफ रेवेन्यू होएगा ये पूरा कैसे होएगा, ओब्वियसली नेट बढ़ाने से ही होना है। इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद नेट को बढ़ाना ही है।
ताकि देखें, जब आपके मुल्क में 15% सेल टैक्स था, इंडिया में 4% था। सही कह रहे हैं। अब कहां 4% और कहां 15%। अगर आप सेल टैक्स के डिजिट को नीचे ले आए और एग्जम्पशंस को रैशनलाइज करके लोगों को बीच में लेके, वैसे तो सेल टैक्स काफी लोग पे कर रहे हैं, आपको पता है, पेट्रोल, गैस, गाड़ियां, हर चीज पे लेकिन कुछ जो बाकी बच गई है अगर आइटम, उन पे भी अगर आप कर दें। और दूसरी बात यह है, जो अभी जो मेजर जो सेल टैक्स का इनपुट का जो मसला ये भी आ रहा है कि आपके लॉ के अंदर सेक्शन 7, 8, 9 और 73 ऑलरेडी अवेलेबल है, जो इनपुट के ऊपर ऑलरेडी लिमिटेशन लगी हुई है। अब आप मजीद, अब तो मुझे तो लगता है कि एक दिन आ जाना जब उन्होंने कहना इनपुट आपको मिलना ही नहीं है। अब आप आउटपुट पे अगर आप एक काम करें, ये 5 साल से हम सजेशन दे रहे हैं, आप सेल टैक्स के रेट को 3, 4, 5% से शुरू करें, इनपुट फारग कर दे, फ्लाइंग इनवाइस खुद ही खत्म हो जाएगी। सेल टैक्स में होता भी 3, 4, 5%। जब आप इतना कुछ करके वहां पहुंच रहे हैं तो आप सीधा उस पर आ जाए, एक बात होगी। अब इसमें रही बात फायदे की, तो ऐसा कि डायरेक्टली तो कोई फायदा इसके अंदर नजर नहीं आ रहा। एक मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म से, ये वो रिक्वेस्ट, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में तो ठीक है, अच्छी बात है, ये चीजें कर लेनी चाहिए, लेकिन पास रिकॉर्ड ये बताता है कि जब भी कोई जजमेंट टैक्स पेयर की फेवर में आती है, उधर से लॉ अमेंड हो जाता है। मैं आपको एकदम मिसालें दे देता हूँ। 182 सेक्शन में पेनल्टी थी कि जो रिटर्न लेट या नॉन फाइलर होगा, उसका जो टैक्स पेबल होगा ना, उसके ऊपर पेनल्टी थी। इन्होंने देखा थी कि लोगों के रिफंड आए हुए हैं, टैक्स निकल गया, उसको टैक्स ले गए ऊपर, टैक्स चार्जेबल के ऊपर। अच्छा, फिर सीएनजी स्टेशन में जो उसके बिजली के बिल में था वो रिफंडेबल था, और गैस वाला जो था वो फाइनल डिस्चार्ज था। इन्होंने गैस वाला, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी या सिंध हाई कोर्ट की कि वो रिफंड मिलना चाहिए। जब आप रिटर्न में जाके सीएनजी की रिटर्न फीड करते थे तो वो क्या करता था, वो बिजली का रिफंड देता ही नहीं था, उठाता ही नहीं था। तो लॉ कुछ और कह रहा था, जजमेंट कुछ और कह रही है, और साथ ही फिर इन्होंने लॉ पास कर दिया कि जनाब जो बिजली के साथ, जो गैस के साथ होगा, बिजली वाला भी टैक्स आप ले जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये होगी कि अगर कोई जजमेंट अल्लाह तवक्कल या किसी तरह से आ ही जाती है टैक्स पेयर के पास, तो उसके अगेंस्ट फौरन ही लॉ पास करने का भाग जाया करें। सही है, कोई जरूरत नहीं है। पर जो 1 है सेक्शन, उसमें भी कोई अमेंडमेंट उसमें जी, ट्रिपल 1 में उन्होंने यही कहा ना कि जो पावर उसकी है एडिशन की, वो एडिशनल कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर नहीं हुई, ये उन्होंने कहा। बाकी तो 111 उधर ही है, उसमें और कोई खास चीज नहीं है। हाँ, जो पावर है, एक और मैं ऐड करता चलूं, ये आप अभी एक क्वेश्चन ये भी रेज होगा, ये पावर उन तक जाएगी कैसे? इन्होंने जो सेविंग सेक्शन है 239, उसमें इन्होंने कहा 2023 तक जो पेंडिंग केसेस हैं, ऑनवर्ड तो पावर डीसीएटी के पास जाएगी, वही होगी जो कमिश्नर के पास थी, और जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें भी टैक्सेशन ऑफिसर को ये पावर चली जाएगी। तो लीगल बैकिंग उन्होंने वहां से उठा ली है। इसका मतलब जो भी अमेंडमेंट आपको ड्राफ्ट की गई है, ये सारी 1979 के ऑर्डिनेंस से की गई है? नहीं, वो ऑब्वियसली कुछ चीजें उससे टाई अप होती भी है, जैसे 66 की बात हो रही थी, तो उससे मिलता जुलता 122 ई जो उन्होंने है वो उसके अंदर डाला है। लेकिन अभी भी 120 सेक्शन जो है वो डीम टू बी ऑर्डर बना है, इंटेक्ट अवेलेबल है। अच्छा, आप टीचर भी हैं, आप पढ़ाते भी हैं, नितिन भट्ट साहब लेक्चर भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं। हम जितने भी एसआरओ आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रही हैं, क्या नतीजा आप देखते हैं? देखिए, पता क्या सारा पता क्या, उनकी जब तक आप टेबल बोथ साइड्स की कमेंट्स नहीं सुनेंगे, आप सेट डिसीजन पे नहीं पहुंच सकेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन हम भी चाहते हैं हर बंदा नेट के अंदर आए, ठीक है, लेकिन उसका जो तरीकाकार है ना, वो थोड़ा सा डिवाइस करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि हम लोगों को भाई टैक्स पे ना करो, हम कभी किसी टैक्स पे को ये नहीं कहते तुम टैक्स ना दो। टैक्स तो स्टेट कैसे चलेगा? टैक्स प्रैक्टिशनर तो कभी नहीं चाहता दस्तावेज मुआशरत ना हो। नहीं, फीस के अलावा चाहते हैं, जो नहीं चाहते, जो डॉक्यूमेंटेशन ना हो, वो डिपार्टमेंट ही है, डिपार्टमेंट के बंदे ही हैं जो डॉक्यूमेंटेशन होने नहीं देते। नहीं, देखिए, मैं ना एक आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज बड़े खुले लफ्जों में बता दूं, अगर मैं साल के अंदर 122 मेरे 25 केसेस में लगता है ना, मैं बात कर रहा हूँ ऑडिट के अलावा, तो अल्लाह का मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूं कि उन्हीं टैक्सेशन ऑफिसर से उसमें से 20 केसेस में क्लीन चिट के साथ लेकर आता। फिर गलती किसकी है? गलती ये डिक्लेरेशंस के अंदर हो रही है जी। अब चाहे वो टैक्स पेयर है
या AR है। अब हुकूमत को एक ख्वाब नजर आ रहा है 127 अरब हमारे ट्रिब्यूनल में फंसे हुए हैं, वो निकल आएंगे अगर हम इसको समेटी काम करेंगे। आपको लगता है वो देखिए बात पैसों की फैक्ट एंड फाइंडिंग पे वो जजमेंट फाइनल देखिए बात ये है, आप सिर्फ पैसे को ना देखें, हर केस की सिचुएशन, और हो सकता है किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो सकता है किसी के ऊपर ऐसे भी केसेस है कि एक बंदे पे टैक्स भरता ही नहीं है, बना दिया जाता है, ऐसे भी केसेस मैंने फेस किए हैं। लेकिन उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी डिक्लेरेशंस को ठीक करें। लेकिन एक दफा एक बंदा लीगल लिटिगेशन में, आपको पता है जब लिटिगेशन में पड़ जाते हैं इतनी आसानी से बंदा बाहर नहीं निकलता। यहाँ आपका लॉ ऐसा है, प्रॉपर्टियों के तो कहते हैं पुश दर पुश केस चल रहे होते हैं, डिसीजन नहीं हो पाता। टैक्सेस के ये शुक्र करें कि कम से कम कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकल रहा होता है। रही बात फायदे और नुकसान की, कानून में देखें अगर एक बंदे का टैक्स बनता है तो उसमें फिर फायदा नुकसान नहीं देखना, जो बनता है वो जमा कराएगा। लेकिन लेकिन इसके पैरेलल ये भी सच है कि अगर उस पर टैक्स ही अनड्यू डाला गया है तो फिर उसको डिलीट भी होना चाहिए। ऐसे कैसे 1 करोड़ 1 अरब का टैक्स लगा दिया है और 1 अरब की पेनल्टी लगा दी है और 10 लाख का उसका बिजनेस नहीं है, तो उसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। हम ना टैक्स पेयर को अनड्यू सपोर्ट कर सकते हैं, ना अनड्यू टैक्स डिपार्टमेंट को कर सकते हैं। हम कहेंगे जो हाँ लॉ जो कहता है उसके मुताबिक हम उसका काम करते हैं। आने वाले बजट और ये SROs आप समझते हैं कि बाद बजट में कोई नई अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। देखें प्रपोजल अभी लाहौर टैक्स बाद और सारे बाद अपनी बना रहे हैं जी, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट मेरी भी उसके अंदर है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो माजरत के साथ FBR ने ओब्वियसली वो वाली अमेंडमेंट्स लेनी होती है जो उनको फेवर कर रही होती है, जो उनको IMF ने उनका आगे से कमेंट नहीं होता है कि देखें आपकी अमेंडमेंट्स हम इंकॉर्पोरेट कर देते हैं, इसकी वजह से जो लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा वो कौन पूरा करेगा। फेवर तो आप लेने आ गए, साथ हमें काउंटर ये भी बताएं कि इसके अगेंस्ट हम क्या करें। फर्ज करें हम 1 करोड़ रुपए का टैक्स छोड़ते हैं, वो 1 करोड़ या 1 अरब या आधा अरब या जितना भी है वो कंपनसेट कैसे होगा सही है जी, ये बिल्कुल सही है। अच्छा आसम साहब आप क्या समझते हैं SROs जो आपसे डिस्कशन 420 पे भी हुआ है, 469 पे भी हुआ है, बेहतरी की तरफ कदम किस तरह होगा? सर हमारे यहाँ बेहतरी तभी आएगी जब तमाम लोग नेट में आए। अगर कोई नेट में है साथ हम साया नहीं है, वो कहता यार वो तो नहीं करता पहले मैं ही करी जा रहा हूँ, मैंने ही नोटिस आई जा रहे हैं, लगता मेरा ही बुआ भेज गया इन्होंने। ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई गिल्टी पे है वो SRO आने चाहिए, नहीं है पॉलिटिकल विल है नहीं है, क्या मसला है कि जो रजिस्टर देखो आम टैक्स प्रैक्टिशनर तो नहीं कहना रजिस्टर, वो तो हुकूमत का ऐसा कानून होना चाहिए जो रजिस्टर हुकूमत भी क्या करेंगे, POS का सिस्टम भी लाने की कोशिश की, इंटीग्रेशन के लोग की तरफ भी लेके आए। अब FBR में बहुत सारे यूनिट्स को बंद भी किया जा रहा है, बहुत सारी शॉप्स को भी सील किया जा रहा है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर रहे। वही बात आती है जैसे मेरे दोस्त ने भी बताया है कि दोस्ती तभी होती है जब दोनों तरफ गुड आए। सही है, आप अपने लिए गुड निकाल लें दूसरे के लिए गुड ना निकाल लें, ये दोस्ती नहीं होती सर। अपना फायदा ना सोचे ना, दूसरे को फायदा दें। आप पहले मार्केट में तमाम तरह के लोग बैठे हुए हैं जो बेचारे फंस गए हैं, चाहे किसी वीजा की वजह से, चाहे किसी प्रॉपर्टी की वजह से, वो दूसरा को नहीं जरूरत पड़ी, वो कहता है भाई देखा जे आ रहे ना नोटिस उन चंगे रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, टोटली दिस इज नॉट फेयर। और ये जो नोटिस ये जो अभी 420 पे बात हुई, 469 पे 457 जो एप्लीकेबल हुआ, आप पढ़ के देख लें, आप माशाल्लाह से प्रैक्टिस में आप पढ़ के देख लें। आप किसी को क्या सजेस्ट करेंगे कि यार तुम्हारे लिए ये एक पैरा इसमें बयान किया गया जिसमें फायदा है तो तू हो जा नेट में रजिस्टर्ड। सही कह रहे हो, बेनिफिट भी दिखाएगा सर। अब देखें अगर आप किसी को ये कह रहे हैं कि आ जाओ 100 रुपया, कोई बात नहीं, आप 100 रुपए पे भी किसी को राजी कर सकते हैं। आपने सूट भेजते तो 5-10 रुपए देके भेजते हैं ना, अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है। आप देखें बाबा साहब ने नमाज इसी शुरू की थी कि जानेमाज के नीचे शक्कर आती थी जी, जिस दिन मदद भूल गई अल्लाह ने भेज दी, तो आप मदद तो करें। सही बात है, अल्लाह खुद ही मदद डाल देगा। फरूक मजीद साहब आप क्या समझते हैं? सर मेरे आप जो ऐसा 350 आपसे डिस्कस हुआ है किस तरह इसमें? तो मेरे ख्याल से कि ये SRO में काफी एम्बिग्यूटीज है कि इस SRO से वो बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात ये है कि बैलेंस शीट एक तो मुश्किल काम है, फिर दूसरी बात ये है कि इसमें कोई वो मेंशन नहीं किया हुआ वो डेट के किस साल की चाहिए किस डेट की चाहिए। तो बाकी वो सेल्स वाली जो कदम है 5 टाइम वाली होगी आपको पता है, फिर वो 1 मंथ की वो इनपुट है कि अगर दूसरा शख्स रिटर्न नहीं फाइल करता, यानी कि आपको कोऑर्डिनेशन में रहना पड़ेगा अपने सप्लायर के साथ भी कि भाई तुम रिटर्न फाइल करो फिर मैं करता हूँ।
यार ये मैंने आपका एसएससी आ गया, रिटर्न भी फाइल करनी है आपने, आपकी जिम्मेदारी उसने ले ली। हाँ, तो अगर वो नहीं करता तो आपका वो डिलीट हो जाएगी। अब आप पहले होता था ना कि वो रिवर्स चला जाता था, अब डिलीट ही हो जाएगी। आप मैंने मरना तो आप ही मारो। तो मतलब ये कहने का मैंने जिंदा रहा तो आप भी जिंदा रहो। और मुश्किलात क्रिएट करना, इससे लोग क्या आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। आसानियों से लोग आते हैं, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। और आपने खुद फरमाया कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। जब आसानियां पैदा करोगे, हाँ, लोग जो आएंगे फिर आपके पास। फरूक मजीद साहब आपको बहुत शुक्रिया, मोहम्मद आसम साहब आपको बहुत शुक्रिया, नदीम भट्ट साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।